तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा जो सिलेबस है डीबीएमएस का, उसमें जो फिजियोलॉजी का पार्ट है वहां से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर में दो टॉपिक्स दिया हुआ है, एक है ब्लड और एक है हार्ट। तो आज के क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का एक ओवरव्यू लेंगे छोटा सा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है, कोई भी सवाल हो पूछिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड। डीबीएमएस फर्स्ट ईयर का है, लेकिन ये सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है डेफिनेशन। ब्लड किसको कहते हैं? ब्लड को हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब लिक्विड, और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसा टिश्यू या फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स जो हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसके बीच में कनेक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है ना? तो हम लोग अगर देखेंगे ब्लड पूरे बॉडी में फैला हुआ है, इक्वली फैला हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? एक कनेक्शन बना रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच। इसीलिए ब्लड को हम कहते हैं इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू इन लिक्विड फॉर्म। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो है मैं दे दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। पहला, यहां पे कुछ कलरफुल वर्ड्स में दिया गया है, देखिए, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अगर हम लोग ब्लड का जो वास्ट कैपेबिलिटी है, अगर हम लोग उसको एक छोटे से वर्ड में सिमटने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट चीज या फिर तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान में रखना होगा। पहला ये कि ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं या फिर लिक्विड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लड के बिना लाइफ सोच नहीं सकते। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखिए एक पार्ट दिया हुआ है कि इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स to all the parts of the body and carbon dioxide from all the parts of the body to lungs। ध्यान में लाइए, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब वहां पर हमने सीखा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है लंग्स में, लंग्स से पूरे बॉडी में, तो वो होता है ब्लड के थ्रू। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब सोचिए, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर है वो अगर बंद हो जाए, अगर वो किसी तरह ना हो पाए, तो बॉडी काम नहीं करेगा। तो जिंदा रहने के लिए ये ब्लड बहुत ही एसेंशियल है, इसीलिए इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ या फिर लिक्विड ऑफ ग्रोथ। आप सोचिए, ब्लड के बिना हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर न्यूट्रिशनल साइंसेस जो है, इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ये ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि घर में तो हम लोग पेड़ लगाते हैं ना, पौधा लगाते हैं, वो जो एक टब होता है उसमें लगाते हैं। तो वो टब में जो मिट्टी है वो ब्लड है, और वो जो प्लांट है, वो जो पेड़ है, पौधा है, वो मान लीजिए हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है, सेल्स है, वो। अब इसका रिलेशन देखिए, अगर मेरा जो मिट्टी है वो उसमें न्यूट्रिएंट या फिर प्रोटीन, मिनरल्स जो भी हो, पानी, सब कुछ सही मात्रा में दिया हुआ है तो पौधा भी हेल्दी बनता है। अगर उस पर्टिकुलर सॉइल में या फिर उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो वहां पे सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं रहा, या फिर आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो खराब हो जाता है,
तो वो प्लांट भी मतलब खराब बनता है, या फिर प्लांट ठीक से ग्रो नहीं करता, डिजीज बनता है, ये होता है ना। तो इसका रिलेशन देखिए, वो जो पौधा है वो ठीक से ग्रो कैसे करेगा, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी डालते हैं, सनलाइट मिलता है उसको, तब जाके वो बनता है। ठीक उसी तरह हमारा जो ब्लड है उस मिट्टी की तरह है जो हमारे पूरे बॉडी को सस्टेन करता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट हो, पानी हो, जो भी हो, जो सब्सटेंस हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज आपको ब्लड में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अगर मेरे ब्लड में, अगर मेरे खून में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी में पड़ेगा, हेल्थ में पड़ेगा। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड इज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। क्यों? बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टिश्यूज। हमारे बॉडी में जो हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में घुलता है। अब वो ब्लड पूरे बॉडी में फैला हुआ है तो उस तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलता है सारे बॉडी पार्ट्स को। और क्या होता है, हमारे डिफरेंट जगह पे ग्लैंड्स बने हुए हैं, उस ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, जैसे हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन्स ही ब्लड में घुलता है और फिर हमारे पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो सकता है। अगर ब्लड में किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो, और उसके चलते हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो सही ढंग से पूरे जगह पे नहीं पहुंच रहा है, या फिर जो हमारा हार्मोन है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, जरूरत से ज्यादा या फिर जरूरत से कम पहुंच रहा है, तब जाके वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ब्लड को हम लोग फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। हमें पता है कि ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसका काम ही ये है कि बॉडी को बाहर से आने वाले जो थ्रेट है उससे प्रोटेक्ट करना या फिर डिफेंसिव एक एक्शन देना। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर घुस गया तो बुखार आ जाता है हमें। अगर किसी तरह मेरे स्टमक में कुछ ऐसा पॉइजन, कुछ ऐसा खाना चला गया जिससे हमारे बॉडी को हार्म हो सकता है, तो बॉडी एक फीवर रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह का, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई ऐसा केमिकल बॉडी में चला गया जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो एलर्जिक रिएक्शंस भी दिखाई देने लगते हैं हमारे बहुत लोगों के अंदर। तो ये होता है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो ब्लड के अंदर में हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर ब्लड का हेल्थ खराब हो जाता है, ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला जो कंपोनेंट्स होता है, सेल्स, ऑर्गन्स, केमिकल्स जो होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तब जाकर क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, तो उसके चलते हमारे बॉडी में डिजीज हो सकता है। वो सिंपल कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक कुछ भी हो, इस तरह से फैल सकता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। ब्लड हमारे बॉडी के लिए फ्लूइड ऑफ लाइफ है, वो हमारे बॉडी के लिए फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी है, और हमारे लिए फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा ठीक है। ये तो डेफिनेशन गया कि अगर एग्जाम में आता है कि ब्लड के बारे में लिखिए, व्हाट इज ब्लड, या फिर राइट द डेफिनेशन ऑफ ब्लड, तो ये डेफिनेशन देने से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इससे पहले एक बात बता दूं कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन अंडर व्हिच स्टडी ब्लड, अंडर व्हिच वी स्टडी ब्लड, तो हमें कहना पड़ेगा कि हीमाटोलॉजी। जिस तरह से हमारा एनाटॉमी है जहां पे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारा फिजियोलॉजी है जहां पे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसी तरह जब हम लोग मेडिकल साइंस में ब्लड को लेके पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दिया गया है हीमाटोलॉजी। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हीमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड।
तो हम लोग प्रॉपर्टी में आते हैं या फिर ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला जो हमें पता है वो है ब्लड इज रेड इन कलर, वो लाल होता है कलर में। तो यहाँ पे 3 कलर वेरिएशन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि ये पहला जो कलर देख पा रहे हैं ये नॉर्मल ब्लड का कलर है, ये नॉर्मल ब्लड का कलर है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का जो ब्लड है वो आर्टरी से निकल रहा है तो उसका कलर ऐसा होगा, थोड़ा ब्राइट रेड होगा, स्कारलेट रेड। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर्टेरियल ब्लड स्कारलेट रेड कलर। क्यों? क्योंकि आर्टरी में बहुत ऑक्सीजन रहता है, इसलिए उसका जो ब्लड है वो ब्राइट होता है। उसके बाद वेनस ब्लड, वो थोड़ा डार्क है। वेनस ब्लड पर्पल रेड कलर, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो सवाल ये उठेगा कि अगर आर्टरी में लाइट कलर का ब्लड आएगा, ब्राइट रेड कलर का, और इतने डार्क रेड कलर का ब्लड मिलेगा वेन में, तो ये नॉर्मल कलर हमें कब समझ में आएगा? अगर किसी परफेक्ट कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में, उस ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एकदम प्रॉपर अमाउंट है, जितना होना चाहिए उतना, ना ज्यादा ना कम, तब जाके ब्लड का कलर ये नॉर्मल रेड कलर मिलता है। लेकिन ऐसा डायरेक्टली नॉर्मल रेड कलर ऐसा नहीं मिलता, आइदर आपको ये वेनस ब्लड का जो वेरिएशन है ये मिल सकता है थोड़ा डीप, या फिर इस तरह का कलर, या फिर अगर आर्टरी से ब्लड मिला तो वो ऑलरेडी ब्राइट ऐसा इस तरह का कलर मिलेगा। तो ये कलर वेरिएशन देखते देखते आपको आदत पड़ जाएगा। तो ब्लड इज रेड इन कलर, वो जनरल में रेड है, लेकिन आर्टरी का जो ब्लड है वो ब्राइट कलर होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, और जो वेन से ब्लड लिया जाता है उसका जो कलर है वो डार्क मिलेगा। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका अगर ब्लड लिया जाए तो ये जो वेनस ब्लड आप देख रहे हैं पर्पल रेड कलर, इससे भी डार्क मिलता है, वो मैरून कलर का मिलता है। फिर दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम, कितना अमाउंट बॉडी में रहता है। एक नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है ब्लड का, एवरेज। न्यूबॉर्न बेबी में उसका वॉल्यूम होता है 450 मिलीलीटर। ये वैल्यूज मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इस वैल्यूज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता, मतलब एज में बढ़ता है, साइज में बढ़ता है, तो उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो 450 ml से 5 लीटर तक रीच हो जाता है अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन फीमेल्स में इट इज स्लाइटली लेस, अबाउट 4.5 लीटर। फीमेल्स में थोड़ा सा अमाउंट कम रहता है एज कंपेयर टू मेल्स, एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं। और टोटल अगर ब्लड वॉल्यूम अगर बोलेंगे तो इट इज अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसका 8% ये कवर करके रखता है। इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट वेइंग अबाउट 70 kg, अगर एक नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट का वेट 70 kg है तो उसका जो वेट है 70 kg जो वेट है उसका 8% वेट जाता है ब्लड को। तो ये हो गया वॉल्यूम, अमाउंट। तो एक बार फिर से बोल देता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में 5 लीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ब्लड का, जो न्यूबॉर्न में होता है 450 ml। ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब एक इंसान सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है तब तक वो 5 लीटर तक रीच कर जाता है। नेक्स्ट है पीएच, मतलब ब्लड एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। नॉर्मल जो पीएच है ब्लड का वो आप देख सकते हैं कि 7.34 से लेके 7.38 के बीच घूमता रहता है। परफेक्ट एक वैल्यू नहीं होता साइंस में, हर वक्त एक रेंज मिलेगा आपको। तो यहाँ पे नॉर्मल जो ब्लड का वैल्यू होगा पीएच का वो है 7.34 से लेके 7.38 तक। पैथोलॉजिकल स्टेट में, मतलब डिजीज कंडीशन में, आइदर हमें इसका वैल्यू नीचे मिल सकता है, मतलब
ये देखिए यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है, रेड कलर की ओर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडोसिस। हम लोग पैथोलॉजी क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जब ब्लड का जो पीएच है वो 7.34 से नीचे चला जाएगा, 0 की ओर, मतलब ये रेड कलर की ओर, तब वो हो जाएगा एसिडोसिस। हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा। और ये जो कंडीशन बनता है एसिडोसिस का, ये एकदम परफेक्ट कंडीशन है कैंसर के लिए। जितने भी कैंसर पेशेंट है उस सारे के सारे पेशेंट का जो ब्लड अगर लेंगे, उसका अगर पीएच चेक करेंगे, तो वो ये एसिडोसिस या रेड कलर के आसपास मिलेगा हमें। अगर हम लोग फिर से देखेंगे कि ये नॉर्मल पीएच 7.38 से इसका मात्रा बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम। ज्यादा अल्कली भी अच्छा नहीं है, तो उसे कहते हैं एल्कलोसिस। ये जो एसिडोसिस, ये जो एल्कलोसिस कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वहां पर आएगा। वहां पे सारे डिजीज में देख पाएंगे कि कौन कौन सा डिजीज हमारे एसिडोसिस की वजह से होता है या फिर कौन कौन सा डिजीज हमारे एल्कलोसिस की वजह से होता है। फिजियोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे वो नॉर्मल पीएच को लेकर डील करेगा। इसीलिए याद कीजिए, पैथोलॉजी में हमने कहा था कि ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी या फिर एबनॉर्मल फिजियोलॉजी इज पैथोलॉजी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है या फिर नॉर्मल वैल्यू क्या है ब्लड का पीएच, तो हमें बोलना पड़ेगा विद इन 7.34 टू 7.38। और अगर पैथोलॉजी में पूछा जाए व्हाट आर द पैथोलॉजिकल वैल्यूज फॉर एसिडोसिस, तब हमें कहना पड़ेगा बिलो 7.34। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर एल्कालोसिस, तब हमें कहना पड़ेगा मोर देन 7.38। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बॉडी एसिड एल्कालाइन बैलेंस। मतलब ये जो पीएच का जो बैलेंस है ये मेंटेन करना बहुत है इंपॉर्टेंट है टू एंजॉय गुड हेल्थ एंड अवॉइड डिजीज। कोई भी डिजीज ना हो, इसके लिए बहुत ही एसेंशियल है हमारे बॉडी को नॉर्मल पीएच में मेंटेन करना। और हमारा जो बायोकेमिक सॉल्ट है ये बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता है हमारे बॉडी के पीएच को, अगर हम लोग सही ढंग से उसको डायग्नोस करना सीख जाए। उसके बाद जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है कितना घना है ब्लड। अगर हम लोग ब्लड को स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो पानी जैसा पतला नहीं है, उसमें एक घनापन है ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड के फंक्शनिंग के लिए या बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। अगर ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो मतलब घनापन जो है वो ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तब बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा और पैथोलॉजिकल स्टेट या फिर डिजीज डेवलप करेगा। या फिर अगर जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है खून, तब भी प्रॉब्लम है, तब भी हमारे बॉडी में डिजीज होगा। तो एक नॉर्मल बैलेंस, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है ब्लड का, तभी जाके ब्लड प्रॉपरली काम कर सकता है। इसीलिए जो लोग ब्लड थिनर मेडिकेशन लेते हैं, ब्लड को पतला करने वाले मेडिसिन लेते हैं, उनके मूवमेंट में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इन लॉन्ग टर्म। ठीक उसी तरह जिन लोगों के ब्लड में क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग करने वाला जो प्रोटीन्स होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम होता है। हमारा जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। ठीक है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो अगर मान लीजिए पानी में चल रहे हैं, तो पानी का पावर अगर बढ़ जाता है, पानी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो वहां पे आप पैर ऐसे इजीली मूव नहीं कर पाएंगे जितना इजीली आप नॉर्मल वाटर में आप मूव कर पाएंगे। ठीक उसी तरह ब्लड अगर घना हो जाता है तो उसमें ब्लड में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो ठीक से मूव नहीं कर पाता, रुक रुक के चलता है, तब बॉडी का जो फंक्शन है वो खराब होने लगता है और डिजीज होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस चीज से बना है। अगर हम लोग ब्लड को कल स्टडी करते हैं लैब में, तो हमें
क्या क्या मिलेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि पहले इस ट्यूब को देखिए, पहला वाला जो ट्यूब है पूरा रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये है होल ब्लड। मतलब अगर एक सीरीज में हम लोग ब्लड लेते हैं और जो ब्लड सीरीज में आता है वो टोटल ब्लड होता है, उसको कहते हैं होल ब्लड। वो दिखता ऐसा है। अगर हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक मशीन होता है जहां पे इस ट्यूब को रखने से और घुमाने से ब्लड लेयर वाइज सेपरेट हो जाता है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं उसे। तो अगर ब्लड को घुमाया गया एक मशीन के अंदर तो वो लेयर वाइज सेपरेट हो जाएगा। जो सबसे भारी चीज होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा और जो पतला चीज होगा वो ऊपर तैरता रहेगा। तो उसके बाद हमें इस तरह का एक डिवीजन मिलेगा देखने के लिए। नीचे एकदम डार्क कलर का मिलेगा, बीच में थोड़ा ऑरेंज येलो कलर का मिलेगा और यहाँ पे पूरा येलो कलर का लिक्विड सब्सटेंस दिखाई पड़ेगा। ऐसा आपको मिलेगा देखने में। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर जो येलो वाला हिस्सा है लिक्विड पोर्शन, ये है प्लाज्मा। ये जो छोटा वाला हिस्सा आपको मिल रहा है दिखने में ऑरेंज येलो कलर का, ये यहाँ पे मिलेगा व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये नाम आप सब सुना है आप लोग, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। और नीचे का जो डार्क कलर्ड पोर्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा रेड ब्लड सेल। ये 3 डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ। एकदम ऊपर में जो लिक्विड कलर का लिक्विड दिखाई पड़ रहा है येलो कलर का, वो हो गया मेरा प्लाज्मा। एकदम नीचे जो मिलेगा वो है रेड ब्लड सेल और दोनों के बीच में जो एक रीजन दिखाई पड़ रहा है इस है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन मैंने किया हुआ है। प्लाज्मा सेपरेट रखा है यहाँ पर और जितने भी सेल्स है जैसे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट, इन तीनों को एक ग्रुप के अंडर में डाल दिया जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसके पास जो ये चार्ट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं तो इसका अमाउंट दिया हुआ है। टोटल ब्लड अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें से हमें 55% मिलेगा प्लाज्मा मतलब लिक्विड पोर्शन और 45% मिलेगा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब इस 45% में हमें व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे और प्लेटलेट्स मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? সবাই বুঝতে পেরেছেন এই জায়গাটায়? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है। इसीलिए एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट, इन तीनों को एक साथ हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। यहां पर तो फॉर्म्ड एलिमेंट का अमाउंट होगा 45% और 55% मिलेगा प्लाज्मा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का ही नाम है रेड ब्लड सेल। फिर आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल। और यहाँ पे और एक नाम आपको मिलेगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का नाम है प्लेटलेट। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट जब हम लोग कहते हैं, एरिथ्रो जो वर्ड है ये रेड कलर को डिनोट करता है, लाल रंग। एरिथ्रो का मतलब है लाल, रेड, इसलिए रेड ब्लड सेल। और साइट का मतलब है सेल, तो लाल रंग का सेल एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। ठीक उसी तरह ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब है सफेद, व्हाइट, और साइट का मतलब सेल, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट, साइट का मतलब फिर से सेल हुआ और थ्रोम्बो का मतलब है ब्लड को क्लॉट कराने वाला, ब्लड को जमा देने वाला, इसलिए थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने इन तीनों को पढ़ा था, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये तीनों 45% है। अब जब व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग कहेंगे, ये बहुत कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें हम लोगों को न्यूट्रोफिल मिलेगा, इओसिनोफिल मिलेगा, बेसोफिल मिलेगा और वहां पे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये नाम अभी के लिए याद करके रखिए। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जब हमने कहा था, पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ब्लड इज नोन एज द फ्लूइड ऑफ हेल्थ, तो ये जितने भी ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल या फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट,
मतलब जितने भी ल्यूकोसाइट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, सारे के सारे हमारे बॉडी के डिफेंस में काम आता है। तो वो जो कहा गया था ब्लड रिप्रेजेंट्स द फ्लूइड ऑफ हेल्थ, वो इस व्हाइट ब्लड सेल के बारे में कहा गया था। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर में हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये 5 तरह का जो सेल है ये व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। अब जब हम लोग पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि न्यूट्रोफिल बढ़ने से, कम होने से क्या प्रॉब्लम होता है, या फिर किस किस कंडीशन में ये ब्लड सेल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और जरूरत से ज्यादा घट जाता है, ये हम लोग पैथोलॉजी में देखेंगे। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में ये जो चार्ट है ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा में। जैसा हमने कहा था कि प्लाज्मा जो है, हाँ बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ जो इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, क्या बोले? एरिथ्रोसाइट जो है, हाँ, रेड, मैं बोल रहा हूँ, ওটা কি হবে স্যার? एरिथ्रोसाइट जो है वो है रेड ब्लड हाँ। सेल, ठीक है। अच्छा। ल्यूकोसाइट जो है वो है व्हाइट ब्लड सेल, और अच्छा। थ्रोम्बोसाइट जो है वो प्लेटलेट। यही चीज जो हमने ठीक है। यहाँ पे देखा था पहला। अब यहाँ पे जो एरिथ्रो वर्ड है, एरिथ्रो का हाँ। मतलब है लाल, लाल रंग, रेड कलर। अच्छा। ल्यूको का मतलब है व्हाइट कलर, ठीक है। और CYT साइट का मतलब है सेल, हाँ सर। तो रेड सेल, व्हाइट सेल। और थ्रोम्बोसाइट जो है ये कोई कलर को डिनोट नहीं करता, ये যেটাকে আমরা বলি রক্ত জমাট বাঁধা, ब्लड क्लॉट कर जाता है ना। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे कहते हैं थ्रोम्बो। आप लोगों ने सुना होगा कि थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड जम जाता है बॉडी के अंदर, तो वही थ्रोम्बोसाइट जो सेल, जो ब्लड सेल ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है उसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्लियर हुआ? नाम সিরামও বলে একটা কিছু আছে না, সিরাম রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। हाँ, मैं बाद में आता हूँ। सीरम नहीं, वो ओके। प्लाज्मा होता है, मैं बाद में अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सेल के बारे में कहा, लिक्विड पोर्शन के बारे में मैं अब आ रहा हूँ, है ना। ये एक बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो मतलब स्ट्रक्चर दिखाया गया, यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ सर। अच्छा, अब आते हैं आपका जो सवाल था सीरम का जो पार्ट है वो। यहाँ पे देखिए, जो हमने कहा था वो जो येलो कलर का लिक्विड पोर्शन जो था हमारा 55% वाला, वो है प्लाज्मा। उसके अंदर में आपको कोई सेल नहीं मिलेगा, उसमें आपको व्हाइट ब्लड सेल नहीं मिलेंगे, उसमें आपको रेड ब्लड सेल नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको प्लेटलेट्स भी नहीं मिलेंगे। तो वो पार्ट है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द येलो कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। वो बनता किस चीज से है? अगर हम लोग कहेंगे ये जो येलो पोर्शन हम लोग देख पा रहे हैं लिक्विड का, ये बना किस चीज से है, तो हमें कहना पड़ेगा कि ये 91 से 92% वाटर है, मेजॉरिटी वाटर है इसमें, और 8 से 9% होता है उसमें सॉलिड। तो लिक्विड में सॉलिड घुला हुआ है। अब ये जो 8 से 9% सॉलिड है वो क्या है? उसमें देखिए यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस लिखा हुआ है ना 8%, तो उसमें आपको प्रोटीन्स भी आएंगे, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट या मिनरल जो बायोकेमिक सॉल्ट है हमारा वो, उसमें आएगा न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, विटामिन, हाँ, फिर आपका आएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे आएंगे न्यूट्रिएंट्स में। उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बॉडी जब यूज कर लेता है उसके बाद तो एक वेस्ट प्रोडक्ट जमता है जो कि बॉडी को जरूरत नहीं है, वो भी रहता है ब्लड में, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सारे क्रिएटिनिन, ये सब ब्लड में मिलता है। उसके बाद क्या मिलेगा? हार्मोन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहता है और गैसेस रहता है। तो ये सारे जो सारे कंपोनेंट है ये पूरे बॉडी में, मतलब जो प्लाज्मा है लिक्विड पोर्शन है उसका 8% में कवर कर जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वो जो येलो पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो किस चीज से बना है, तो हमें कहना पड़ेगा 92% वाटर और 8% होगा उसमें सॉलिड। उस 8% सॉलिड में क्या क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट या मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है और हार्मोन, एंजाइम, गैसेस है।
अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो ये चार्ट को थोड़ा आप देखिए, ये प्लाज्मा है जिसमें हमने क्या कहा 92% पानी रहता है, वाटर रहता है, तो वो यहाँ पे हो गया मेजोरिटी। उसमें 7 से 8% रहता का सॉलिड सब्सटेंस। अब सॉलिड सब्सटेंस में इसका नाम एक झलक में देख लीजिए, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन जो नाम है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सीरम पढ़ते वक्त काम आएगा। फाइब्रिनोजेन, हाँ, फिर ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, कितने सारे चीज यहाँ पे है। फिर इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट है हमारा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्ब, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे के सारे हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो एज ए बायोकेमिक फिजिशियन अगर हम लोग पेशेंट का जो ब्लड है वो सैंपल टेस्ट करने के लिए दे देते हैं, तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो हमें पता चल जाएगा कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो ये ब्लड प्रोफाइल टेस्ट हमारे लिए बहुत काम का है, जो बायोकेमिक फिजिशियन है हमारे लिए बहुत काम का है। हमें पता चल जाएगा कि कैलकेरिया कितना है, म्यूट कितना है, हाँ, फॉस कितना है, मैग्नीशियम कितना है, नेट्रम, कैलियम कितना है बॉडी में, ये सारे के सारे मिल जाएंगे क्योंकि ये आपको प्लाज्मा में मिल जाएगा इसका अमाउंट, और ये बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट होता है इसका। इसके अलावा आपको तो सारे पता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आपका जो फैट, लिपिड प्रोफाइल है, वो सारे टेस्ट करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब लोग हम लोग टेस्ट करते हैं पेशेंट में। अगर कोई डिजीज होता है, थायराइड किसी का घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है, डायबिटीज में शुगर किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो वो सारा हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कहां से? प्लाज्मा से, है ना। और एक क्या है, गैस। तो गैस भी इसमें रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों बेसिक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ब्लड में। तो वो जो आपका हिस्सा दिखाई पड़ा यहाँ पे, ये प्लाज्मा का जो पोर्शन है 55%, इसमें आपको टोटल ये सारा चीज मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन ये बेसिक है। तो ये चार्ट एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? सर इस टेस्ट को क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट एक साथ हो सकते हैं, मतलब ब्लड फॉर ग्लूकोज हम लोग बोल सकते हैं, है ना। ब्लड फॉर हार्मोन्स अगर देंगे तो इंसुलिन कह सकते हैं, ब्लड फॉर T3, T4, TSH कह सकते हैं आपका थायराइड टेस्ट के लिए, ब्लड फॉर सोडियम बोल सकते हैं, ब्लड फॉर सोडियम पोटेशियम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, जो हमारा सॉल्ट है उसके लिए। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं। बहुत लोगों का टेस्ट हुआ है ना यूरिक एसिड के लिए, तो वहां पे लिखा हुआ होता है ब्लड फॉर यूरिक एसिड, ब्लड फॉर यूरिया होता है ना, ब्लड फॉर लिपिड प्रोफाइल। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट है आप लोगों ने देखा हुआ है। अभी वक्त आ गया कि आप लोग इसको अप्लाई भी करें। तो इसी चीज का ये तो फंक्शनल वे में क्या है हमारे बॉडी में, ये अभी हमने पढ़ा। जब पैथोलॉजी में जाएंगे तो इसको कब हमें प्रिस्क्राइब करना है, कौन से पेशेंट में कौन सा टेस्ट देना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा डिजीज कंडीशन में, तो वो पैथोलॉजी के अंडर में आएगा हमारा, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। तो ये चार्ट अभी के लिए दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें ब्लड में मिलेगा क्या, तब जब पैथोलॉजी में पढ़ेंगे तब रिलेट करने में आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड पे। ब्लड का काम क्या है? सिर्फ 3 मिनट बचा है तो उसमें मैं एक ब्रीफ में बोलता हूं। पहला देखिए, रेड कलर का जो है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले आने का काम करता है हमारा ब्लड। जैसे मान लीजिए हमारा क्या कहेंगे, कोई भी हार्मोन का एक ग्लैंड लीजिए, हेड में है, हमारे ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी में तो वो फैल रहा है थ्रू ब्लड, है ना। या फिर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले लीजिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो भी है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पूरे बॉडी में फैल रहा है। तो इस तरह से हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। दूसरा क्या है, वाटर बैलेंस।
हमारे बॉडी में ब्लड का जो एक मेजर कंपोनेंट है वो 92% पानी भी तो है ना, 92% वाटर है। तो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, वाटर को रेगुलेट करता है ब्लड। तीसरा एसिड बेस बैलेंस, हमारे बॉडी में कितना एसिड रहेगा कितना एल्कली रहेगा, वो जो पीएच वाला जो बात हमने कहा, एल्कलोसिस एसिडोसिस, वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में ये ब्लड। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक मेंटेन करते के एक बैलेंस रखता है। जहां पे ज्यादा टेम्परेचर बन जाएगा वहां से लेके कम टेम्परेचर वाले जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरह से बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन करता है हमारा ब्लड। उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, इतने सारे जो प्रोटीन्स मिनरल्स है वो कहाँ जाता है, रहता कहाँ पर है, हमारे ब्लड में ही तो रहता है ना, वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है। तो ब्लड हमारे बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिशन सब्सटेंस को, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, सारी चीजों को ना बॉडी में स्टोर करके रखता है, जहां जिसको जरूरत है वहां तक वो पहुंचा देगा। ये फंक्शन है ब्लड का। और लास्ट जो हम लोग कहेंगे डिफेंसिव फंक्शन, हमारे बॉडी में जब भी कोई थ्रेट बाहर से आता है, जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई पॉइजन अगर बॉडी में आता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन देता है। जैसा हमने वो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस के वो जो न्यूट्रोफिल या फिर व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, अभी किसी भी वक्त ये लाइन कर सकता है। तो ये है डिफेंसिव फंक्शन। तो ये जो 6 फंक्शन हमने कहा ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, वाटर बैलेंस, और यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर, स्टोरेज फंक्शन एंड डिफेंस। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर किसी को डाउट होगा तो ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये था हमारा ब्लड के बारे में जो टॉपिक है वो।